एक समय की बात है। रतनपुर गांव में गोपाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। उनके दोनों बड़े बेटे आलसी थे, पर सबसे छोटा बेटा बड़ा रूपवान, भला और मेहनती था। उसका नाम रमेश था। असल में रमेश मेहनत करने से सूखकर काटा हो गया था। बूढ़ा आदमी अपने तीनों बेटों में से रमेश से ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। इससे रमेश के बड़े भाई उससे चिढ़ते और ईर्ष्या करते थे। अचानक गोपाल की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन गोपाल की मृत्यु हो गई। अब रमेश अपने दोनों दुष्ट भाइयों के आश्रय पर रह गया। पिता की मृत्यु से बेचारे रमेश को बहुत धक्का लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं अकेला हो गया हूँ। पिताजी। इस पर उसके सबसे बड़े भाई मदन ने चिढ़कर कहा, अब ये झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। रमेश के दूसरे भाई मोहन ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, ये झूठ मूठ का रोना बंद कर। मोहन बिल्कुल बुद्धू था। उसके दिमाग में भूसा भरा था, इसलिए हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता था। कि मदन ने रमेश को गर्दन से पकड़ा और घर से निकाल बाहर किया। फिर सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर उसके मुंह पर मारा। ले जाए रोटी का टुकड़ा और दफा हो जा। बाप की जायदाद में बस यही तेरा हिस्सा है। रमेश भली भांति जानता था कि उसके दोनों भाई अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनसे दया की भीख मांगना व्यर्थ था। बस रमेश वहाँ से उठा और निकट के एक जंगल में चला गया। वो समझदार तो था ही। जंगल से वो कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा घास फूस बटोर लाया। इस तरह उसने सिर छुपाने के लिए कुटिया बना ली और जल्द ही उसकी 4 दीवारी और छत मजबूत कर ली। रमेश असल में हमेशा खुश रहता था और विपदा में भी मुस्कुराना जानता था। इसीलिए कुछ समय तक वो जैसे तैसे किसी तरह निर्वाह करता रहा। जंगल से कंदमूल बटोर कर उन्हीं से पेट भरता। परंतु जाड़ा निकट आ रहा था और वो जानता था कि जंगल में इस छोटी सी कुटिया में जाड़ा बिताना बड़ा कठिन होगा। एक दिन उसे बड़ी भूख लगी। बेर बटोरते हुए वो जंगल में भटक रहा था। तीसरा पहर चढ़ाया। तब तक वो मुट्ठी भर बेर ही जुटा पाया था, जो उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हाथ में बेर लिए वो बड़ा उदास अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया पड़ी मिली। रमेश ने झुककर चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि चिड़िया छटपटाते हुए पंख फड़फड़ाने लग गई, जैसे एकदम डर गई हो कि लड़का उसका अनिष्ट करने आया है। परंतु रमेश दया पूर्वक धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि चिड़िया का एक डैना टूटा हुआ था। रमेश तुरंत घायल चिड़िया को उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। वहाँ एक कोने पर उसने घास फूस से कोमल गुदगुदा सा बिस्तर बनाया और उस पर चिड़िया को रख दिया। अपने सारे बेर भी उसने चिड़िया को खिला दिए। उसके बाद रमेश ने घायल चिड़िया की इतनी सेवा की कि वो जल्द ही ठीक होने लग गई और एक दिन सुबह सवेरे ही उड़ गई। ये देखकर रमेश उदास हो गया, क्योंकि सारे जंगल में केवल यही चिड़िया उसकी साथी थी और रमेश को उससे बड़ा स्नेह हो गया था। परंतु अगले दिन सुबह सवेरे ही रमेश को किसी पक्षी की चहचहाहट सुनाई पड़ी। स्वर जाना पहचाना था। वो लपक कर बाहर आया तो देखता है कि वही चिड़िया आकर बैठी है। चिड़िया की चोंच में एक नन्हा सा बीज था। चिड़िया ने बीज रमेश के पैरों पर गिराते हुए कहा, तुमने दया करके इतने दिनों तक मेरी सेवा की, तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। लो, ये छोटा सा बीज, इसे कहीं बो दो, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। रमेश कुछ कहे कि इससे पहले ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई। उसने वो बीज उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बो दिया। अगले दिन जब रमेश की नींद खुली तो क्या देखता है कि कुटिया में अंधेरा अंधेरा सा है। पहले तो उसे भ्रम हुआ कि शायद आज बहुत जल्दी नींद खुल गई। फिर बिस्तर छोड़कर वो खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि सूरज निकला है या नहीं। जब कुटिया के दरवाजे में से झांकने के लिए उसने बाहर सिर निकालना चाहा
तो एक बहुत ही कोमल पत्ता उसके मुख पर सरसराया। उसे हटाकर वो बाहर निकला तो क्या देखता है कि चारों ओर अनगिनत हरे पत्ते फैले हुए हैं। उसने दोनों हाथों से पत्तों को हटाया, पर पत्ते इतने घने थे कि उसके मुंह सिर पर गुदगुदी करते प्रतीत हुआ। अरे ये तो कुमड़े की बेल है। इतनी बड़ी बेल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सारी कुटिया के ऊपर और उसके आसपास ये बेल फैल गई थी। जहाँ तक नजर जाती थी बेल के पत्ते ही दिखाई पड़ते थे। पत्तों के बीच ना जाने कितने रसीले कुम्हड़े चमक रहे थे। रमेश खुशी में नहीं समाया। खुशी तो उसे इस बात की थी कि अब पेट भरने के लिए उसे जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। उसने एक कुम्हड़ा तोड़ा और उठाकर कुटिया के भीतर ले आया। ज्यों ही रमेश ने कुम्हड़े को काटा, कुम्हड़े के भीतर से जैसे प्रकाश फूट पड़ता था। फिर जब उसने कुम्हड़े को काटकर उसके 2 हिस्से किए तो उसमें से छन छन करती सोने की मोहरें बिखर गई। रमेश अचरज से आंखें फाड़े देखता रह गया। कुम्हड़े में सोने की मोहरें और बाहर ढेरों कुम्हड़े बेल में लगे थे। क्या सब में ऐसी ही मोहरें हैं? रमेश बहुत खुश हुआ। फिर उसने 2 बड़े बड़े कुम्हड़े तोड़े और भागा भागा अपने भाइयों के घर पहुंचा। उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। मदन ने जरा आंख खोल कर देखा। कुल्हाड़ी पर नजर पड़ते ही उसकी भवें तन गई। नालायक, ये कुमड़े ले जाओ अपने कुमड़े। हमारी खेती में ढेरों कुमड़े लगते हैं। मोहन ने भी मदन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ, ले जा अपने कुमड़े। वो बिल्कुल वही बात बोलना चाहता था जो मदन ने कही थी, पर बोलते बोलते गड़बड़ा गया। इतनी अकल जो नहीं थी उसमें। भैया ये कोई मामूली कुमड़े नहीं है, उठकर देखो तो सही। और ये कहने के साथ ही उसने कुम्हड़े को काटा और खनखनाती हुई सोने की मोहरें लुढ़कने लगी। मदन और मोहन ने सोने की मोहरें देखी तो इकट्ठा करने के लिए एकदम ऐसी फुर्ती दिखाई जैसे जीवन भर देखने में नहीं आई थी। देखते ही देखते उन्होंने दूसरा कुम्हड़ा भी काट डाला। सोने की मोहरों का ढेर लग गया। इतनी मोहरें देखकर वे खुशी से नाच उठे और उछल उछल कर कहने लगे, अब काम करने की क्या जरूरत है, मजे से बैठकर खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। तब रमेश ने उन्हें जंगल में पड़ी एक घायल चिड़िया की सारी बात बताई। सारी बात सुनकर दोनों भाई ईर्ष्या से जल उठे। मदन सिर खुजलाते हुए कुछ सोच रहा था। रमेश चुपचाप खड़ा था। इस पर मदन ने एकदम उसे धक्का मारा। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा। हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। बेचारा रमेश उतरा सा मुंह लेकर लौट पड़ा। वो इस आस से अपने भाइयों के पास गया था कि वे उसे गले लगाएंगे, पर दोनों भाइयों ने उसे दुत्कार कर निकाल दिया था। मोहन, परंतु उत्तर ना पाकर मदन गुस्से से चिल्ला पड़ा। मोहन, अरे कहाँ मर गया रे? तभी नीचे जमीन पर उसकी नजर पड़ी। मदन ने देखा तो उसका आलसी भाई सोने की मोहरों में सर छिपाए ऊँग रहा था। मदन ने गुस्से में भरकर उसे लात मारी। मोहन छटपटा कर उठ खड़ा हुआ। अरे घोंगा बसंत, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। बोल, मेरी बात सुन। अब मदन ने अपने मूर्ख भाई को आदेश दिया। जा जंगल में कोई घायल चिड़िया पकड़ कर ला और ध्यान से सुन, यदि तू खाली हाथ लौटा तो तेरी वो दुर्गति करूंगा कि। और अपनी बात वहीं पे खत्म कर दी। मोहन अपने भाई का आदेश पालन करने निकल पड़ा। पीछे मदन बैठकर सोने की मोहरें गिनने लगा। इधर मोहन को तलाश करते करते शाम हो गई, पर उसे टूटे पंख वाली कोई चिड़िया नहीं मिली। ये सोच सोचकर वो घबराया कि यदि खाली हाथ लौटता है तो भाई घूंसे मार मार कर उसकी नाक तोड़ देगा। बस इसी डर से उसकी आंखों से पानी बह निकला और नाक भी दर्द करने लगी। आखिर उसे एक उपाय सूझा। झपटकर उसने एक चिड़िया को पकड़ा और उसका पंख तोड़कर वो घर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई मैदान मार लाया हो। घर आकर उसने अपने भाई को सारी बात बताई कि ये चिड़िया उसने किस तरह पकड़ी और किस तरह अपने हाथ से पंख तोड़ा। भैया अब ऐसा करते हैं कि इसका दूसरा पंख भी तोड़ देते हैं। ये बात उसके मुंह में ही थी कि मदन ने खींचकर एक घूंसा उसकी नाक पर जमाया।
घूसा मारने के लिए उसे ऊपर तक उछलना पड़ा और जब वो उछलकर जमीन में गिर गया। खैर दोनों भाइयों ने घायल चिड़िया का इलाज शुरू किया। उन्होंने उसे जड़ी बूटी और बेर तो खिलाए, पर वे उसे कोसते और फटकारते रहे कि वो ठीक होने में इतनी देर क्यों लगा रही है। आखिर चिड़िया उड़ने के लायक हुई और एक दिन अपने आप पंख फैलाकर उड़ भी गई। ये देखकर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही दिन चिड़िया चोंच में एक बीज लेकर आई और मदन के पैरों पर डालकर उड़ गई। दोनों भाइयों ने बड़ी होशियारी से बीज बोया। बीज बोकर वे लेट गए, पर सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। यही सोच सोचकर करवटें बदलते रहे कि कैसी बेल निकलती है और फिर कितनी मुहर मिलती है। अगले दिन उठकर उन्होंने देखा तो उछल पड़े। घर के बाहर सचमुच बहुत बड़ी बेल उगाई थी। इतनी बड़ी बेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस जल्दी जल्दी वो कुम्हड़े एकत्र करने लगे। जब सारा घर कुम्हड़ों से भर गया तो एक बड़ा सा छुरा लेकर उन्होंने एक कुम्हड़ा काटा। जानते हो क्या हुआ? कुम्हड़े के काटने की देर थी कि उसके भीतर से सोने की चमचमाती मोहरों की जगह छिपकलियां साफ निकल पड़ी। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों भाई थर थर कांपने लगे। सारे घर में सांप रेंग रहे थे। जब वे उनकी टांगों से लिपटने लगे तो दोनों भाई चीखते हुए भागे, पर सांपों ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ से भागते हुए दोनों भाई शायद उस देश से भी भाग गए, क्योंकि उसके बाद किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। और इधर रमेश अमीर हो गया और लोगों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।